न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बहुत सारी खबरें आपको दिखानी है। शुरुआत हम करेंगे बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उसकी, और प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से वो बीजेपी के सदस्य बने हैं और एक तरह से इस अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। क्या है ये सारा खबर, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या कुछ है इसके मायने और कितना महत्वपूर्ण है ये यात्रा, इस पर भी डालेंगे निगाह। बात करेंगे बंगाल में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज क्या कुछ हुआ कोलकाता में आपको बताएंगे डिटेल्स में। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक से भी लगातार पैरालंपिक से अच्छी खबरें आ रही हैं। क्या रहा आज का दिन, कैसा रहा आज के हमारे एथलीटों के लिए आज का दिन, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सदस्यता लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, भाजपा पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चलने वाला एकमात्र दल। देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी ली सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी 7 बड़ी सौगात। 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना को मंजूरी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाने वाला मिशन तकनीक की मदद से किसानों को बनाएगा सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। भारत और ब्रुनेई के 40 वर्ष के राजनयिक संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर। कोल्हापुर के वारणा नगर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को किया संबोधित। कहा, महिलाओं को नजरअंदाज कर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना कठिन। विकसित भारत का लक्ष्य महिलाओं को साथ लेकर ही किया जा सकता है हासिल। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न। समाज को जातियों में तोड़ने और मामले के राजनीतिकरण पर जताई गई चिंता। बैठक में बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल घटना के विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च। घटना के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन जारी। शोक सभा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। राज्य सरकार पर लगातार आंदोलन को दबाने का लगाया आरोप। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 9 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में कई ट्रेनें रद्द। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। और पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को दी मात। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने लगातार दूसरे पैरालंपिक गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंच प्रधानमंत्री ने पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पार्टी के पहले सदस्य बने। सदस्यता नवीनीकरण का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा।
राष्ट्रीय स्तर पर यह सदस्यता अभियान 2 चरणों में यानी कि 2 फेज में पूरा होगा। पहला 2 सितंबर से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। पार्टी के संविधान के मुताबिक हर 5 से 6 साल में पार्टी सदस्यों को सदस्यता जो है वो नवीनीकरण कराना होता है, रिन्यू कराना होता है। सदस्य बनने के लिए लोग को मिस्ड कॉल, QR कोड और नमो ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। पार्टी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी से जुड़े नेताओं को 100 प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। 100 प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद ही वो पार्टी का एक्टिव मेंबर बनेगा। और प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से देश के आदिवासी, गरीब, युवाओं, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यवस्था, विचार, संस्कार सभी प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली पार्टी है। वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। जहां चुनौती है वहां लोगों के दिलों में कमल खिलाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कभी जनसंघ और भाजपा का मजाक बनाया जाता था, लेकिन कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत की बदौलत आज पार्टी ने यह सफर तय किया है। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी का लक्ष्य देश को मजबूत बनाना है, विकसित भारत के लिए उसके सामर्थ्य को जगाना है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18, 20, 22, 25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा। उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय
देश विकसित भारत की यात्रा में होगा, उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी, एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए, जीने के लिए जोड़ना है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी हैं जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं। जी, बढ़ेंगे आगे। कल से बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रुनेई और उसके बाद फिर सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले हैं। और आप यकीन मानिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा, या फिर कहें कि किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। और 40 वर्षों के अंतराल में हमारा जो संबंध है बीते वर्षों में काफी मजबूत हुआ है, और इसी मजबूती को, इसी संबंध को और भी मजबूत बनाने की दृष्टिकोण से ये जो यात्रा होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanul Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। एक समय ऐसा था जब बंदर सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था।
फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सबके बीच विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे को लेकर एक वीडियो जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर की है।
और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 7 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में खासतौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सोशल साइंसेज को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया है। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले जिससे कि भारत को 2047 तक, जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए 2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला किसानों के लिए 7 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक एक करके इसकी डिटेलिंग्स में हम जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में वो हैं क्या, और इसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। आइए आपको दिखाते हैं। किसानों के लिए 7 बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। आप देखिए कौन कौन से वो फैसले हैं।
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की बात हो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात हो, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण की बात हो, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान उसकी बात हो, बागवानी का सतत जो हॉर्टिकल्चर है उसकी बात हो रही है, सतत पशुधन जो लाइव स्टॉक है उसके स्वास्थ्य और उत्पादन की बात हो, या फिर कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना। तो ये कुल 7 अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए 7 बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। एक एक करके आइए देखिए। सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पे दिया गया इस पूरे फैसले में तो वो है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, इसके लिए 2,817 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या कुछ होगा, इसमें एग्रीस्टैक की बात आती है, इसमें कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली की बात आती है, किस तरह से डिजिटली इन चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सके, ये सारी चीजें आती है। एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली की बात आती है। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसपे कि ध्यान देने की जरूरत है। सॉइल की प्रोफाइलिंग, ये भी आने वाले दिनों में की जाएगी और इसका सारा डेटा डिजिटली सरकार के पास भी किसान के पास भी होगा। डिजिटल फसल अनुमान ये है, डिजिटल उपज मॉडलिंग, ये सारी चीजें जो हमारी कृषि है, जो एग्रीकल्चर, उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाए, तकनीक से उसको कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। फसल ऋण के लिए संपर्क उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एआई और बिग डेटा, चूंकि डेटा आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो बिग डेटा का भी इस मैपिंग में और तमाम चीजों में एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। ये डिजिटल। उसके बाद दूसरा है जो 7 फैसले लिए गए, उसमें दूसरा है कि भोजन और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। भोजन और पोषण की सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, और इसके लिए 3,979 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें एग्रीकल्चर जो कृषि है उसका अनुसंधान और इसको लेकर जो शिक्षा है इसका प्रावधान किया गया है। भोजन और पशुओं के चारे की फसल के लिए भी किस तरह से जेनेटिकली हम इसमें और सुधार कर सकें, इसको लेकर चर्चा की जाएगी इस पूरे विज्ञान के तहत। उसके बाद जो दलहनी फसलें हैं और जो तिलहनी फसलें हैं उसमें और भी कैसे हम सुधार ला सकते हैं, इसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। और 3,979 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया है। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उनमें हम कैसे सुधार ला सके, क्योंकि भारत की कोशिश ये है कि वाणिज्यिक फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सके। जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़ों और जो सूक्ष्म जीव हैं, उन पर भी अनुसंधान किया जाएगा ताकि उसके जरिए जो फसलों का नुकसान होता है वो कम से कम हो सके। तो ये तमाम चीजें इसके तहत आ गया भोजन और पोषण सुरक्षा पर। अब यह है कि कृषि शिक्षा, एग्री एजुकेशन और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, इसके लिए 2,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई और एआई, बिग डेटा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए एग्रीकल्चर में, इस पर भी ध्यान देने की कोशिश की गई है इसके जरिए। अगला है कि सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। हमारा जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, और वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कैसे उत्पादन में वृद्धि किया जाए, उनके लिए पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, इस पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, इस पर भी हम ध्यान देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन और उत्पादन और सुधार, इन तमाम चीजों पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। जो 7 अहम फैसले लिए गए हैं और कहीं ना कहीं पशु जो किसान हमारे भाई हैं वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे। अगला है बागवानी मिशन। बागवानी का सतत विकास कैसे होगा, 860 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। सब्जी की बात हो, फूलों की खेती की बात हो, मशरूम की फसलें की बात हो, ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और हमारे किसान भाई जो हैं वो इसका लाभ ले सके। स्पाइसेस, मसाले की बात हो, औषधीय जो पौधे हैं उनकी बात हो, सुगंधित पौधों की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर देखिए बहुत ही बारीकी से डिटेलिंग करके ये जो फैसले लिए गए, इनमें तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। किसानों के लिए, जो लाइव स्टॉक्स जो रखते हैं उनके लिए, मसाले पौधे, औषधीय पौधे, इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे देश में फैले हुए हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जहां जाते हैं हमारे किसान भाई और जो नई नई तकनीक है उसके बारे में वो सीखते हैं, उसके बारे में वो जानते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट के प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो ये तमाम चीजें, बागवानी का
के तहत, और इसमें कुल मिलाकर कहा जाए इन 7 फैसलों के जरिए जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो 13,966 करोड़ रुपए किसानों की समृद्धि के लिए खर्च किए जाएंगे। तो 13,966 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये जो तमाम फैसले हैं उनसे किसान हमारे कैसे लाभान्वित होंगे, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, वो किस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और भी कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, इस पर सरकार का जोर है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो ट्रेनी डॉक्टर के रेप, बलात्कार और रेप से जुड़ी जो पूर्व प्रिंसिपल थे आरजीकर हॉस्पिटल के, वो अब गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता आरजीकर घटना मामले को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यह मामला बहुत दिनों से, और हम जानते हैं लगातार खबरों में, सुर्खियों में ये सारा मामला, और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। आज भी वहां पे प्रोटेस्ट किया गया, और इस सब के बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारा मामला, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और ब्रूटली उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर रोष और गुस्से का माहौल, इस सब के बीच लगातार वहां पे कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, और इस सब के बीच पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर हॉस्पिटल के संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त मौजूद हैं। प्रसेनजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट? सीन देखिए, पिछले 18 दिन हर दिन सुबह 10 बजे तक संदीप घोष को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई ऑफिस पहुंचना था, और रात को 9, 10, 11 बजे उनको छोड़ा जाता था, क्योंकि जो घटना 9 तारीख की सुबह पता चला सबको कि इस तरह से इस महिला डॉक्टर की रेप होकर उनका हत्या कर दी गई है। उसके बाद संदीप घोष और बाकी लोगों के खिलाफ, जैसे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर है, ये सब के खिलाफ ये आरोप लगा था कि क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया गया और सारे के सारे जो सबूत है वो मिटाया गया। और 3-4 दिन बाद जब अदालत की निर्देश के हिसाब से सीबीआई ने इस पूरे मामले का तहकीकात शुरू किया, तो पहली जो नजर इसी संदीप घोष के ऊपर है, क्योंकि ये संदीप घोष की निगरानी में सब कुछ किया गया था। ऐसा ही सीबीआई को लगने लगा था, और पुलिस की तरफ से जिस संजय राय को पकड़ा गया था, वो संजय राय सिर्फ एक मोहरा था। तो पिछले 18 दिन कम से कम 130 से 40 घंटा संदीप घोष का जो उनके साथ इंटरोगेशन करने के बाद आज शाम को थोड़ी देर पहले ये संदीप घोष को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेकर सीबीआई की जो दूसरा दफ्तर है यहाँ पे निजाम पैलेस, वहां पे लिया गया, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद वहीं पे रखा जाता है सीबीआई को। यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद जो कायद है उसका इंतजाम निजाम पैलेस में है। तभी हम लोगों को लगने लगा था कि किसी एक जगह पे ब्रेक थ्रू हुआ है, और अभी हमारे पास खबर है, जबकि इसी वक्त सारे के सारे डॉक्टर, जो आप कह रहे थे आज भी डॉक्टर ने अपना प्रदर्शन किया, सारे डॉक्टर अभी लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर उसके सामने धरने पे बैठे हुए हैं। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल का इस्तीफा मांगकर ये भी अभी जारी है। अब देखना है आगे क्या है। असीम, ये जो आप बता रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू मिला, क्लू मिला है सीबीआई को, अगर आप इसको इलैबोरेट कर सके, क्या वो क्लू मिला जिसकी वजह से अब संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है? देखिए, दोनों तरफ से संदीप घोष के ऊपर जो पूछताछ है वो जारी था। एक तो है कि फिनेंशियल करप्शन को लेकर जो फिनेंशियल इश्यूज आए थे, उसमें फिनेंशियल ऑफेंस का जो विंग है सीबीआई का, वो लोग भी इसमें पूछताछ कर रहे थे, और जो बाकी जो अपराध के बारे में जो लोग यहाँ पे तहकीकात में सीबीआई का लगे हुए थे, वो भी यहाँ पे पूछताछ में लगे हुए थे। और दोनों पूछताछ को साथ में लेकर देखा गया कि संदीप घोष का काफी सारे बयानों में उलटफेर है। किसी न किसी तरह से तब से ही सीबीआई को बाद बीच में पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया संदीप घोष और कुछ डॉक्टर और बाकी लोगों का, कुल मिला के 7 लोगों का। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट की जो फाइंडिंग्स है, ये दोनों तरफा का जो पूछताछ है, इन दोनों तरफ का पूछताछ का जो समरी है, ये सब कुछ लेकर
आखिर तक सीबीआई को ये समझ में आया कि संदीप घोष किसी न किसी जगह पे किंग पिन है, कि ये जो घटना के पीछे सिर्फ ऐसे बताया जा रहा है सूत्र के आधार पर कि इस घटना के पीछे सिर्फ रेप मकसद नहीं था, सेक्सुअल परवर्सन मकसद नहीं था। हो सकता है कि ये बेचारा डॉक्टर को कुछ यहाँ संदीप घोष की नेतृत्व में आरजीकर हॉस्पिटल में जो कुछ बाकी काम किया जाता है, जिसका आरोप लगाया जा रहा है कि डेड बॉडी बेचना या जो मेडिकल वेस्टेज है वो मेडिकल वेस्टेज बेचना, ये सारे चीजों के बारे में शायद पीड़िता को पता चल गया था, क्योंकि जिस तरह से बर्बर तरीका अपनाया गया था इनको मर्डर करने के लिए, सीबीआई को पहले से ही लगने लगा था कि ये सिर्फ सेक्सुअल परवर्सन के लिए नहीं हो सकता है, शायद इसके पीछे और कोई कारण है। और शायद इसी जगह पे संदीप घोष के बारे में आज सीबीआई को कुछ ब्रेक थ्रू मिला है और इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। असीम, इतने घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया संदीप घोष को। अब आगे सीबीआई का रुख क्या होगा प्रसेनजीत? देखिए असीम, ये शायद सीबीआई की पूछताछ के इतिहास में मुझे पता नहीं, लेकिन पूछताछ लगातार 18 दिन, एक दिन 12 से 16 घंटा, तो आपको हमें इसका हिसाब लगाना पड़ेगा 150 घंटे के आसपास। और सारे के सारे पूछताछ का वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही पूछा गया वैसे ही पूछताछ चालू किया जिसका कोई सबूत सीबीआई के पास नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास हर एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है। पॉलीग्राफ का जो टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट का सारे रिकॉर्डिंग है और काफी सारे दस्तावेज। कई बार पीड़िता के माँ बाप के साथ सीबीआई ने बात किया है, वहां उनके घर जाके, फिर आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंच के, फिर अलग अलग जगह पे छापेमारी करके, तो जो दस्तावेज और सबूत इकट्ठे, क्योंकि देखिए पहले से ही आरोप ये लगा था कि कोलकाता पुलिस और संदीप घोष ये दोनों मिलकर किसी ऊपर से इन लोगों को ऑर्डर दिया गया था, जिससे जैसे हम टेररिस्ट एक्टिविटी में आका के बारे में बात करते हैं, हो सकता है कि किसी आका की तरफ से इनको निर्देश दिया गया था कि वहाँ पे जो कुछ भी सबूत है, हम आपको पता है कि जो सेमिनार हॉल में पूरा सब कुछ हुआ था बोल के बताया जाता था, वहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया है। फिर वहाँ पे मतलब इसी तरह से 14 अगस्त रात को 12:20 पर हजारों लोग अंदर घुस के इमरजेंसी से लेकर आरजीकर हॉस्पिटल की जगह जगह पर तोड़फोड़ चलाया गया, सीसीटीवी को तोड़ा गया था। तो अलग अलग तरीके से किसी आका ने यहाँ पे जो सबूत है उस सबूत मिटाने की काम और निर्देश इन संदीप घोष और कोलकाता पुलिस को दिया है। ये आरोप डॉक्टर की तरफ से है, समाज की तरफ से है, हर एक इंसान की तरफ से है। इसमें ना कोई राजनीति है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। तो आज इसी जगह पे शायद जो हमें पता चला कि सीबीआई को किसी ब्रेक थ्रू मिले हैं। अब आगे नेचुरली कल सुबह संदीप घोष को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और प्रोड्यूस करने के बाद हिरासत मांगा जाएगा संदीप घोष का। और उसके बाद ये भी आपको हमें पता याद रहना चाहिए कि 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सारे डेवलपमेंट का रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे की सारे जो तहकीकात है ये अदालत की निगरानी में है। बिल्कुल, तो बहुत ही विभत्स घटना जो हुई थी बंगाल में, एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और फिर ब्रूटली उसकी हत्या कर दी गई थी। इस आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल को, फॉरवर्ड प्रिंसिपल संदीप घोष को आखिरकार एक बहुत लंबे पूछताछ के बाद आज से कुछ देर पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे जो आज फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की तरफ से किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। और इसी पर हमारा आज का विशेष भी है। हमारा आज का विशेष डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर। जी हां, हमारा विशेष डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर। और ये क्या है, किस तरह से मिशन काम करेगा, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रुचिका गुप्ता जी, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि सलाहकार हैं डिजिटल एग्रीकल्चर में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर अशोक विशनदास, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं CACP से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रुचिका जी आप ही से मैं करना चाहूँगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने विस्तार से समझाया भी ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए कि ये क्या क्या है, इसके क्या कुछ कंपोनेंट्स होंगे। आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझा सकें कि ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है क्या और कैसे इससे हमारे जो किसान भाई है वो लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों को हम एक आईडी, जैसे आधार की होती है, उसी तरह से किसान की पहचान देंगे और उस किसान की पहचान से उसका सारा विवरण जुड़ा होगा। मतलब उसके पास जितनी जमीनें हैं वो सारी जुड़ जाएंगी और उस जमीन पर वो क्या क्या फसल बोता है वो भी उसके साथ हम जोड़ देंगे और उसका बाकी डेमोग्राफिक डिटेल भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो उसके साथ जो फसल बोनी को जोड़ना है, उसके लिए हर सीजन में एक डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से वो फसल का ब्यौरा भी एकत्र किया जाएगा। तो जब किसानों का ये सारा डेटा एक साथ हो जाएगा और चूंकि आधार जैसी आईडी से संबंधित है तो इससे और भी चीजें जुड़ सकती हैं। मतलब उसके साथ पशुधन कितना है, उसके पास फिशरी से रिलेटेड क्या है, मत्स्य पालन, ये सारा कुछ जुड़ जाएगा, जिससे अब किसानों को अगर कोई सुविधा लेनी है, जैसे कि अगर उसको ऋण लेना है, कोई फसल ऋण लेना है, तो उसको बार बार बहुत सारे कागज नहीं देने पड़ेंगे। उसको एक बार केवल अपनी ये आईडी दे देगा तो बाकी डेटा पीछे से आ जाएगा और वो जो काम उसको करने में 15-20 दिन लग जाते थे वो चंद घंटों में हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे अगर उसको ये लेना है, MSP पे प्रोक्योरमेंट करना है सरकार को, उसके लिए भी सुविधा होगी। तो किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा लेने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सभी डेटा लगभग एक जगह एकत्रित हो रहा है। किसान से संबंधित सारा डेटा एक जगह हो जाएगा और डिजिटली उससे कनेक्ट करके उसको ये सुविधाएं, अगर उसको कोई एडवाइजरी देनी है कि उसकी फसल में क्या करना चाहिए, क्या बोना चाहिए, ये सारी एडवाइजरी भी इसके माध्यम से दी जा सके। बहुत सारे इसके यूज हैं। ठीक, लेकिन रुचिका जी, ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा और क्या इसका एक्सेस किस तरह से हमारे किसान भाई कर पाएंगे? ये जो डेटा है ये एक्चुअली जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जा रहा है। राज्य सरकारें ही करेंगी वो किसान का आईडी बनाने का काम भी, राज्य सरकारें ही जो है वो फसल का सर्वेक्षण भी करेंगी और ये सारा जुड़ करके एक यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बन रहा है जिससे कि बड़ा सिक्योर डेटा रहेगा और जब उसकी किसानों की जो उनसे परमिशन लेकर के ही किसी को दिया जा सकता है। इस तरह का सिस्टम पूरा बन रहा है। रुचिका जी, क्या ये संभव है कि आने वाले दिनों में जो गांव में पंचायत लेवल पे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहां जाके किसान भाई अपनी पूरी फसल के बारे में, जमीन के बारे में, जो आप बता रहे हैं सारी चीजों सुविधाएं मिलेंगी उसके बारे में वो डिटेली वहां से जान सकते हैं? वहां से भी जान सकते हैं और किसानों को ये जो आईडी दी जाएगी वो अपने मोबाइल पर भी जान सकते हैं। उनको मोबाइल पर भी ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कि वो कोई स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं या उनको एडवाइजरी चाहिए, ये सारी सुविधाएं उनको मोबाइल पर भी मिल जाएंगी और कॉमन सर्विस सेंटर से भी दिया जाए और बहुत सारे माध्यमों से। हम तो बहुत तरह से प्रचार करेंगे तो कई सारे माध्यमों से ये सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। ये सूचना। डॉक्टर अशोक, आपकी प्रतिक्रिया की ये जो कदम है कि एग्रीकल्चर में भी अब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात अब हम कर रहे हैं, स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे जो किसान हैं हम जानते हैं कि बहुत ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में वो आते हैं, उनकी जोत बहुत छोटी है। ऐसे में ये जो पहल और ये जो फैसले लिए गए हैं वो किस तरह से छोटे किसान, जो छोटी जोत के जो लोग हैं, किसान हैं, किस तरह से उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगा?
ये जो टेक्नोलॉजी का यूज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, वो किसी सेक्टर या जो जोत के आकार का मोहताज नहीं है। ये पूरा हमारे देश में पूरी सब किसानों के लिए, और उसकी कोई भी परिस्थिति हो, सबको ये कवर करेगा। यही उसकी खासियत है जो डिजिटल ये प्रोग्राम चल रहा है। तो एग्रीकल्चर तो हमारा जो अगर अर्थव्यवस्था को देंगे वो तो आधारभूत है। इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जो एग्रीकल्चर है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री है और फिशरी है, ये तो सारा प्राइमरी सेक्टर है। और उसमें वो अभी तक पूरी तरह इसको इंटीग्रेट नहीं किया था अर्थव्यवस्था से। तो ये एक दूरगामी एक सरकार ने पहल की है, और जो ये बहुत ही जल्दी व्यापक हो जाएगा और सभी किसानों को लाभ होगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि वो कहीं किसी सेंटर में जाएगा, वो भी एक सुविधा है, लेकिन अभी तो आजकल क्या है कि सबके साथ मोबाइल है, और वो मोबाइल पे ही उसको ये सारी सूचना मिलेगी। उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठे जहां भी अपने खेत में, घर पे, जहां भी चाहे वो अपनी वो सारी सूचना एकत्रित कर सकता है। और इसके अलावा जो उसकी क्रॉप जो उसने बोई गई है, और वो भी उसको सारे डेटा मिलेंगे। उसके अलावा जो सैटेलाइट से जो क्रॉप एस्टिमेशन होता है कि उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही, यील्ड रेट क्या हो रहा है, उसकी भी उसको जानकारी मिलेगी। और जो पानी की सतह है, कितना ग्राउंड वाटर है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसको अब तक नहीं पता होती है कि भाई कितना पानी है, क्या है, कैसी उसको फसल के लिए अपना प्रबंध करना है, अपना प्रोग्राम बनाना है, या अपना प्लान बनाना है। हर कोई फार्मर चाहे कितना भी छोटा थोड़ा मन में तो प्लान बनाता ही है कि मुझे अब ये फसल बोनी है, ये है। तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, उसकी उपज है और उसकी फर्टिलिटी है, वो सारी जानकारी उसको मिलेगी। ठीक, ऐसे में रुचिका जी, किसानों के पास एक बड़ी समस्या होती है कि उन्हें जो पैसे की ज़रूरत होती है, क्रेडिट की ज़रूरत होती है, उसकी क्या इस पूरे डिजिटल इंटरवेंशन के बाद से क्या आपको लगता है कि उन्हें जो ऋण है, फसल ऋण, वो आसानी से मिल पाएगा? चूंकि डेटा सब सरकार के पास है, ऐसे में वो आसानी होगी। और दूसरी बात, सरकार कह रही है कि इस पूरे मिशन के जरिए जो आमदनी है किसानों की, वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। आप जरा इसे एक्सप्लेन करके हमें समझाएं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये जब किसानों को ऋण लेना होता है, या जो भी फसल के लिए उसकी बुआई के पहले ऋण लेना होता है, उसके लिए अभी जब वो बैंक जाता है तो उसको कई प्रकार के कागज देने पड़ते हैं। मतलब क्या है वो, कहाँ लैंड है, कितना लैंड है, और उस पर क्या फसल है, ये सारे देने होते हैं। और साथ में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। क्योंकि अब ये सारा जितना डेटा है वो एक जगह जुड़ जा रहा है। किसान आईडी के साथ वो पूरा डेटा जुड़ा होगा। तो जैसे ही वो अपना किसान आईडी वहां पर देगा बैंक में, तो उसके बैंक के पास बाकी सारा डेटा उसका पीछे से आ जाएगा। तो फिर उसको ऋण देने के लिए और भी कोई उसमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और केवल वो पूरा पीछे से चूंकि डेटा आ गया, तो वो प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही जल्दी किसानों को ऋण मिल सकेगा। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे मैम, बैंक को इसमें शामिल किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा, ड्रोन्स कैमरे का इस्तेमाल होगा, सेंसर्स का इस्तेमाल होगा, ग्राउंड वाटर्स की आप बात करें, तो इनमें जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? इसमें ऐसा कर रहे हैं, एक तो 3 हम खुद से बना रहे हैं, जैसे कि वो किसान की रजिस्ट्री और खेत का फसल का ब्यौरा, और बाकी जो अलग अलग बने हुए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हम जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे एनपीसीआई का बना हुआ है, आधार का डेटाबेस बना हुआ है, जैसे अब आपका वहां पर लाइव स्टॉक में लाइव स्टॉक स्टैक बना हुआ है, फिशरीज में फिशरीज स्टैक बन रहा है, तो उन सबसे जोड़ देंगे। तो जोड़ने से वो सारा डेटा एक जगह, और सारी मिनिस्ट्रियां एक तरीके से, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। डॉक्टर अशोक, आखिरी सवाल की, इसमें लाइव स्टॉक्स की भी बात आ रही है, इसको लेकर अभी तक कोई साइंटिफिक तरीका नहीं इजाद किया गया था इन तमाम सर्वेस करने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर इसमें एक पहल की गई, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, पशुधन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक की जो अगर लाइव स्टॉक सेंसर होते रहते हैं हर 5 साल में, तो अगर उसके आंकड़े देखो तो हम विश्व में सबसे बड़े पशुधन के धनी हैं। तो उनका जैसे मानव जाति का आपकी सुरक्षा चाहिए, उनके लिए स्वास्थ्य चाहिए, ऐसे पशुओं का भी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और पशुधन और उसका भी विकसित करना है, उसको भी और बढ़ाना है। तो ये सारी जो पहले
पहल की जा रही है उसमें वो भी है। और इसके अलावा जो बागवानी है, मैं इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट कहूंगा, उससे किसानों की आय बहुत बढ़ेगी। जैसे अगर हम धान और गेहूं की बात करें, धान, गेहूं और मक्का, ये जो 3 फसलें हैं, उसके लिए हमें लगभग 42% हमारी जमीन उसमें लगी हुई है। और उसमें अगर जीडीपी का अगर उसमें देखें कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 19% है। और बागवानी का है 12% हमारी लैंड से, 24% उसकी वो होती है। तो बागवानी का जो इम्पैक्ट है किसानों की आय में, वो बहुत ज्यादा, उस पर काफी जोर दिया गया है क्योंकि वो हाई वैल्यू है। और वो जी डॉक्टर अशोक, मैं देख पा रहा हूं कि एक होलिस्टिक अप्रोच इस पूरे फैसले के तहत हमें नजर आ रही है कि तमाम चीजों को किस तरह से किसान हमारे सामर्थ्यवान बने, धनवान बने, मजबूत बने, और जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वो तो है ही, उसमें और भी कैसे उनका आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके, सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। फिलहाल समय इतना ही है, कभी और इस विषय पर चर्चा करेंगे आप दोनों के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि महिलाएं समाज का अहम हिस्सा हैं और उनको नजरअंदाज करके कोई भी समाज प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्रपति ने कोल्हापुर के वारणा नगर में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निजी उद्योग और व्यापार ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र का योगदान देश के विकास में निर्णायक रहा है। राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा लखपति दीदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य महिलाओं को साथ लेकर ही हासिल किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था और अब बात जनादेश की। 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा है आरक्षण के रूप में बेहद ही अहम हो चुका है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में दलित, गुज्जर, पहाड़ी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने और आरक्षण नीति की समीक्षा का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना को पार्टी ने नौशेरा से टिकट दिया है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी ऋषि कुमार ने ये तमाम जानकारियां भेजी हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
बढ़ेंगे आगे। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जातीय जनगणना अगर किसी डेटा और सरकारी काम के लिए हो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील विषय है। साथ ही कहा कि समाज को जातियों में तोड़ना खतरनाक है। उन्होंने आह्वान किया कि इसका राजनीतिकरण ना हो। As RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes. Earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with a caution line for everyone. बात पेरिस पैरालंपिक की, जिसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतेश कुमार ने इतिहास रच दिया है। नीतेश ने पुरुषों की एकल SL3 इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नीतेश ने ब्रिटेन के डैनियल बैथल को 21-14, 18-21 और 23-21 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। नीतेश पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। तो इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।